हेलो दोस्तों, मैं अनिल धानिया एडवोकेट पुनः आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा यह वीडियो जूनियर अधिवक्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनको छोटी छोटी बातें जो उनको प्रैक्टिस करने में कोर्ट में आवश्यक होती हैं वो बताता रहता हूं। मैं यह वीडियो आज का जो बना रहा हूं, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी पत्नी द्वारा यदि अपने ससुराली जन पे 498 दहेज प्रताड़ना का मुकदमा करा देती है तो उसकी ज़मानत कैसे कराई जाती है, इसी के बारे में आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। कि जैसे कोई पत्नी अपने ससुराली जन पे, ससुराली जन मतलब क्या हो गया, जैसे सास, ससुर, पति, ननद, देवर, इन लोगों पे दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लिखा देती है तो वो 498 ए 323 504 आईपीसी जो कि पुराना हो गया, अब बीएनएस में आ गया है 85 115 सब सेक्शन 2 352 बीएनएस में मुकदमा दर्ज करा जाता है। इसमें मुकदमे दो तरह से होते हैं। एक तो पत्नी चली जाती है जब थाने में एप्लीकेशन देती है, उसमें यदि अगर एफआईआर हो जाती है तो वो मुकदमा एफआईआर में दर्ज होता है, और एक मुकदमा जो दर्ज होता है वो पत्नी डायरेक्ट कोर्ट में एक इस्तिगासा जिसको कंप्लेंट बोलते हैं वो 210 बीएनएस में दाखिल होता है, जो पहले आपका 190 में दाखिल होता था सीआरपीसी में। वो जब दाखिल करती है तो उसमें लड़की के बयान, फिर उसके दो गवाहों के बयान के बाद उसमें माननीय कोर्ट उनमें जो अगर प्राइमा फेसी लगता है उनको वो समन करती है। अब इसमें मैंने जैसे आपको ज़मानत के लिए बताया था, तो एफआईआर में ज़मानत के लिए पहले एफआईआर अगर वो पत्नी दर्ज कराती है, और यदि आप पति के ससुराली जन की तरफ से अभी वकील नियुक्त हुए हैं तो वो एफआईआर के बाद मीडिएशन सेंटर जाता है। अगर मीडिएशन में बात बन जाती है, उनमें सुलह हो जाती है तो मुकदमा आगे नहीं चलता, वो वहीं पे मीडिएशन की रिपोर्ट लग के मुकदमा विवेचक स्पंज कर देता है। मगर अगर यह बात पूरी नहीं बन पाती है तो वो असफल होके माननीय कोर्ट में मुकदमा आ जाता है, और उसमें फिर आयु जांच वगैरह करके चार्जशीट लगा देता है। चार्जशीट लग जाने के बाद चूँकि ये मुकदमे बेलेबल ऑफेंस होते हैं तो थाने से ही कच्ची जमानत मिल जाती है। तो मगर जब चार्जशीट लग जाती है तो चार्जशीट में ट्रायल चलाने के लिए, विचार के लिए ससुराली जन में लोगों को एक जमानत करानी पड़ती है। तो उसमें यदि आप अगर पहले जो जमानत कराते हैं तो मेरी राय में जमानत एक लोगों को कराना चाहिए। जैसे ससुर करा देंगे, सास करा दीजिए। पति की जमानत कराने में पति को चूँकि माननीय कोर्ट अगर इस्तिगासा से है तो पुनः मेडिटेशन सेंटर भेजती है और जो पति को इंटरिम जमानत देती है। तो इंटरिम जमानत जो होता है उसमें पति को हर तारीख पे आना अनिवार्य होता है, अन्यथा की दृष्टि में उसके ऊपर वारंट हो सकता है। अब इसमें जो जमानत कराने की प्रोसीजर मैंने आपको उस पिछली वीडियो में बताया था कि पहले आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र के साथ जमानत प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र दाखिल किया जाता है, और माननीय न्यायालय के समयानुसार उसको अभियुक्त को माननीय कोर्ट में सरेंडर करा के उसमें बेल बहस करी जाती है। और बेल बहस करने के बाद कोर्ट आपसे अंडरटेकिंग भी मांग सकती है उसमें, तो वो देने पे आपको जमानत मिल जाती है। अब कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे बहस किस बात में करें, तो चूँकि ये बहस होता है कि मुकदमे में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, पारिवारिक विवाद को पत्नी ने आपराधिक रंग दे दिया है या उनके लोगों ने मिलीभगत कर दी है, हमारा ये हम कानून को मानने वाले नागरिक हैं, हम लोगों ने कभी ऐसी कोई घटना करी नहीं थी, सारा जो आरोप लगाया गया है वो मनगढ़ंत लगाया गया है, फैब्रिकेट कर दिया गया है, हम निर्दोष है, इस बेस पर थोड़ी पॉइंट पे बहस करेंगे तो आपको उसमें ज़मानत मिल जाएगी। और ज़मानत मिल जाने के बाद फिर वो मुकदमा ट्रायल पे स्टार्ट होता है। अब इसमें थोड़ी सी बात ये आपको बता सकते हैं कि अगर आप अगर ससुराली जन की तरफ से हैं तो इसमें आप ज़मानत कराने के बाद डिस्चार्ज ज़रूर मूव करें, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में पूरा परिवार को दोषी बना दिया जाता है, जबकि ये थोड़ा सा पत्नी की तरफ से ठीक नहीं रहता है। तो इसमें जैसे आप
देवर हो गए, जेठ हो गए, जेठानी हो गए और रिश्तेदार हो गए, इनके तरफ से आप डिस्चार्ज मूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसमें हमको कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बाकी के लिए आगे और भी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा कि बेल बॉन्ड इसमें कैसे पेश करते हैं और इसका ट्रायल कैसे लड़ा जाता है और पति की ज़मानत में क्या क्या की आवश्यकता होती है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।